प्राकृतिक वनस्पति की डेफिनेशन लिखो। क्या है? ऐसा पौधा समुदाय जो एक लंबे समय में बिना मानवीय हस्तक्षेप के बढ़ता हो या उगता हो। अ ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोस विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। लंबे समय तक बिना मानवीय हस्तक्षेप के बढ़ता हो। पौधा समुदाय जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के उगता हो या बढ़ता हो। अगर कहीं पर वनस्पति या पेड़ पौधे इंसानों ने लगाए तो वो वेजिटेशन के अंतर्गत नहीं आएंगे, और खास तौर से किसके अंतर्गत? नेचुरल वेजिटेशन के अंतर्गत। तो जो आज तुम इतने सारे जंगल देखते हो, क्या वो किसी इंसान ने लगाए? नहीं लगाए ना। अब हमें ये देखना है कि भारत में कितने टाइप के वेजिटेशन पाए जाते हैं। डेफिनेशन लिख ली? ठीक है, तो लिखना भारत में टोटल 6 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। 6 टाइप ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड इन इंडिया। भारत में 6 प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती है। तो एक एक करके चालू करते हैं। अच्छा ये बताओ, कहां पर कौन सी वेजिटेशन या फिर कौन से पेड़ पौधे होंगे, ये किस चीज पर ज्यादा डिपेंड करता है? सबसे ज्यादा किस चीज पे करता है? करता तो बहुत सारी चीजों पे, लेकिन सबसे ज्यादा किस चीज पे डिपेंड करता है? बारिश पे, है ना, बरसात पे, और दूसरा तापमान पे। हमने देखा है जहां ज्यादा बारिश होगी वहां के पेड़ पौधे ज्यादा घने होंगे, और जैसे जैसे बारिश कम होती जाएगी पेड़ विरल होते जाएंगे। मतलब भारत में जो वनस्पति है वो किसको फॉलो करती है? बरसात को। जहां ज्यादा बरसात वहां सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट, और जैसे जैसे कम होती जाएगी फॉरेस्ट भी धीरे धीरे अलग टाइप के होते जाएंगे या फिर विरल होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो पहला टाइप लिखना है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एक पेज पर सिर्फ मैप बनाना है। बात है नहीं। करें स्टार्ट? ठीक। इनका नाम ही है सदाबहार, मतलब ये साल भर कैसे रहेंगे? हरे भरे रहेंगे। मतलब इन्हें ज्यादा पानी चाहिए। तो लिखना इनके लिए आवश्यक वर्षा कितनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर से अधिक। (200 सेंटीमीटर से अधिक, मोर देन 200 सेंटीमीटर। सदाबहार वन के लिए जो जरूरी वर्षा है वो कितनी है? 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो बताओ 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात भारत में कहां हो रही है? एक तो असम मेघालय साइड, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा बरसात यहीं होती है, और दूसरी बरसात सबसे ज्यादा होती है तटों पर। तो ये कहां कहां पाए जाते हैं? लिखना, पहला लिखना असम मेघालय, विस्तार में लिखना कहां कहां पाए जाते हैं, असम और मेघालय। और दूसरा लिखना तटीय प्रदेशों में, यानी कोस्टल रीजन में। असम मेघालय और फिर लिखना कोस्टल रीजन यानी तटीय प्रदेश। क्या लिखोगे? तो लिखना असम मेघालय,
और तटीय प्रदेश यानी कोस्टल रीजन। तटीय प्रदेशों की जगह अगर पश्चिम घाट भी लिख दें तो गलत तो नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, पश्चिमी घाट है ना, तो तटीय प्रदेशों के नीचे लिख लेना क्या, पश्चिम घाट, और कुछ कुछ पूर्वी घाट भी। पश्चिमी और पूर्वी घाट। इसमें एक चीज समझो, यहां देखो, यहाँ पे पश्चिम घाट है और पश्चिम घाट एक प्रकार का पर्वत ही है, तो पश्चिमी घाट के वेस्टर्न साइड तो ज्यादा बरसात हो रही है लेकिन ईस्टर्न साइड नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जैसे ही मानसून विंड आती है वो सारी बरसात इसके कहाँ करा देती है, वेस्टर्न साइड में। ईस्टर्न साइड तक बरसात पहुंच ही नहीं पाती, माने मानसून की अपने ईस्टर्न साइड जा ही नहीं पाती। और दूसरा, इस तरफ पूरे तट पे क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इस तरीके से आती है मानसून विंड, तो मानसून विंड एक तो सारे तटों पे नहीं पहुंचती, और दूसरी ये जो तमिलनाडु में बरसात हो रही है वो जाते हुए मानसून की नहीं हो रही है। कैसी हो रही है, लौटते हुए मानसून की। भारत में मानसून दो प्रकार से आता है ना, एक जाता हुआ मानसून और फिर एक लौटता हुआ। दो प्रकार की बरसात होती है, पहले जून जुलाई में हो जाती है, फिर अगस्त रुक जाती है, फिर कुछ बरसात सितंबर के आखिरी में होती है। तो इन तटों पे जाते हुए में हो रही है और इन तटों में जब मानसून की पवनें लौट रही है तब बरसात हो रही है। इसलिए पूर्वी तट पर, पूरे तट पर ज्यादा बारिश नहीं होती, कहीं कहीं, लेकिन यहाँ पूरे तट पर होती है। तो याद रखना, पश्चिम घाट के पश्चिम में बरसात होती है और पूर्वी घाट के पूर्व में बरसात होती है। और फिर वहां तो होती है क्योंकि जैसी मानसूनी हवा पहुंचती है सबसे पहले कहाँ टकराती है, मेघालय की किस पहाड़ी पर, खासी पहाड़ी पर। और वहां बरसात ज्यादा होने का कारण क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कीपनुमा, जिससे मानसून पवनें उससे बाहर नहीं जा पाती, सारी बरसात वहीं करा देती है। फिर लिखना, इस प्रकार के वन में कौन कौन से ट्रीज आते हैं। तो इधर सुनो, क्या दिखता है तटों पे, कौन से वृक्ष दिखते हैं, एक तो नारियल, तो सबसे पहले लिखो नारियल। दूसरा, नारियल का ही जैसा होता है पाम ट्री, अभी दिखाएंगे, ताड़ का वृक्ष। और क्या होता है, हमने बताया था केरल में एक और कौन सा होता है, रबड़, तो लिखो रबड़। फिर यहां से याद रखना बांस यानी बैम्बू ट्री, महोगनी, इबोनी, नारियल, पाम ट्री, रबड़, बांस, महोगनी और इबोनी। क्या, इबोनी को इबोनी ही लिखना है, महोगनी को महोगनी ही लिखना है। एक और लिख लेना, शीशम। बात है नहीं, शीशम को बोलते हैं रोजवुड। शीशम का क्या लिखना है, रोजवुड। ये सारे जो वृक्ष हैं वो किस प्रकार के फॉरेस्ट में आते हैं, सदाबहार वन में। इसका मतलब क्या है, इन्हें साल भर पानी की जरूरत होती है तभी ये बढ़ पाते हैं। फिर लिखो इनके फीचर, क्या फीचर होंगे इनके, अगर पानी ज्यादा मिल रहा है तो घने होंगे, सघन होंगे, तो लिखना पहला फीचर है इनका डेंस है। फिर दूसरा लंबे होते हैं, टॉल होते हैं। और दूसरा लिखना इनकी लकड़ी होती है कठोर। हार्डवुड। इतने घने हो जाते हैं ये कि इनके जमीन तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, ऊपर से, नीचे अंधेरा रहता है और ऊपर से पूरे पेड़ की पत्ती इन्हें ढक लेती है। इनकी लकड़ी होती है कठोर। कठोर लकड़ी अच्छी है या सॉफ्ट, नहीं, लकड़ी का मेन उपयोग क्या है, फर्नीचर, पोषक तत्व। लकड़ी खा तो रहे नहीं है ना, तो पोषक तत्वों का तो कोई इंपॉर्टेंस अपने लिए है नहीं। तो कौन सी लकड़ी का फर्नीचर अच्छा बनता है, मुलायम का कि कठोर का,
मुलायम कब बनेंगे ना। कठोर तुम लोग देखो इतनी कठोर है कि पहली बात तो टूट नहीं रही, और ज्यादा प्रहार किया तो ऐसी टूट गई कि चकनाचूर हो गई। शेप ज्यादा अच्छा किसको दिया जा सकता है? तो ये जो इस वृक्ष की जो इस वन की जो वृक्ष है वो फर्नीचर के दृष्टिकोण से अच्छे नहीं होते है ना, क्योंकि उनकी लकड़ी क्या है, कठोर है। तो लिख लेना व्यावसायिक उपयोग कम, लेस कमर्शियल यूज। जनरली हमें ऐसा लगता है सदाबहार सुन के कि जो सारी अच्छी चीजें वो इसी में ही होगी, है ना, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अति हर चीज की बुरी है। तो इनको अति पानी मिल गया है। अच्छे वृक्ष कौन से होते हैं? साल और सागौन फर्नीचर के लिए। उनकी लकड़ी कैसी होती है? सॉफ्ट। हाँ, स्लीपर जो वो बीच में लगे होते थे ना, वो ब्लू पाइन से भी बनते हैं और इससे भी बनते थे। यहां तक कोई डाउट? अगर चाहो तो लिख लेना। अच्छा एक चीज बताओ, ये वन मान ली एक अपन ने जो ऊपर से इतने ढके हुए हैं, और एक वन जो इसके नेक्स्ट आएंगे वो थोड़े से दूर दूर है, वहां पर जो सूर्य का प्रकाश है वो जमीन तक पहुंच जाएगा। तो किन जंगलों की मिट्टी ज्यादा ह्यूमस वाली होगी, इनकी या उनकी? क्यों? चलो अभी पहले पढ़ लेते हैं फिर बताना। अब बात ये है ना, तुम लोग हमारे पूछने के पैटर्न को समझ गए हो। यहाँ एनोइंग चीज होती वहीं पूछते हैं हम, तो तुम लोग जो नहीं लगता आंसर वही बताते हो। आगे बढ़ा, हम पूछते आगे। देखो अभी ये नहीं मिटाना, इसमें वो दिखाना है, ट्रीज लिख लिया था। देखो ये तो कोकोनट है, सेम वृक्ष है, लेकिन देखा होगा कुछ ऐसे ट्री रहते हैं जिनमें नारियल नहीं लग रहा होता, तो हम सोचते हैं अभी नारियल उगा नहीं है इसलिए नहीं लग रहा, लेकिन वो पाम ट्री होते हैं जिनमें ये नहीं लगता। खजूर का भी ऐसा ही होता है, बस खजूर का इनसे ज्यादा लंबा होता है और ऊपर जाके कम फैलता है। तो ये तीनों ट्री सेम होते हैं, ये बस इसमें कोकोनट लगते हैं और इसमें कोकोनट नहीं लगते, बाकी मिलते दोनों। ये है रोजवुड और ये है बांस। देखो ये रोजवुड की जो लकड़ी है ना वो फर्नीचर के लिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि इस पर चमक अच्छी आती है ना, लेकिन इसमें डिजाइन कम डल पाती। सीधा सीधा फर्नीचर तो बन जाता है, डिजाइन डालने के लिए इसको कैसा होना पड़ेगा, मुलायम, और ये मुलायम तो है नहीं। तो ये इस टाइप की जो ये है शीशम, ये है बांस, लंबे लंबे, और ये पाम ट्री और ये कोकोनट। किसी को लिखना हो तो लिख लेना पाम ट्री कैसे अलग है नारियल से, तो बस उसको नारियल नहीं लगते, बाकी दिखता सेम है। आगे बढ़ाओ, फिर हेडिंग डालना पतझड़ मानसूनी वन। डेसिडियस, बातें नहीं, किस बात की बात है वो? ये जो पूरा हिस्सा बना बीच में, ये है पतझड़ वन का। जहां पर भी कोई दूसरा वन नहीं बन पाया, इसका मतलब समझ लेना वहां कौन सा वन हो गया, ये वाला डेसिडियस मानसून फॉरेस्ट। करें स्टार्ट ये, ठीक है। अब देखो, अब धीरे धीरे क्या होगा, बरसात कम होती चली जाएगी। सबसे ज्यादा बरसात किसे चाहिए थी, सदाबहार को, तो इसके लिए बरसात लिखना 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। इसमें जो बरसात आवश्यक है वो कितनी है, 100 से 200 सेंटीमीटर। से 200 सेंटीमीटर में। अच्छा अब इसका एक्सटेंशन देखना हो तो एक्सटेंशन में देखो कौन कौन से स्टेट लिख सकते हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का, इधर जाओगे तो कुछ हिस्सा हरियाणा का। तो इसमें जो मेजर स्टेट आ रहे हैं वो लिख लो। तो मेजर स्टेट कौन कौन से लिख लेना अपन को, एक एमपी, एमपी के ऊपर यूपी, यूपी से लगा बिहार, बिहार के बाद झारखंड। ये ऐसे स्टेट है 4, इनमें इनके अलावा और कुछ है ही नहीं। ठीक, अब देखते हैं जो कुछ जिनमें थोड़ा थोड़ा उपलब्ध है। तो थोड़े थोड़े वाले कौन से, एक उड़ीसा, उड़ीसा के फिर इधर नहीं आना, इधर ऊपर जाओगे तो फिर क्या, हरियाणा,
बस इतने लिख लो, है ना। बाकी मैप से समझ सकते हो कहाँ कहाँ होगा। यहां तक बात क्लियर है? अब लिखो इसमें कौन कौन से वृक्ष हैं। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट वृक्ष है सागौन यानी टीक। बात है नहीं, TEAK टीक, फिर साल, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है, सागौन और साल। फिर लिखना आम, आम मैंगो ट्री। मैंगो ट्री के बाद लिखना चंदन, सैंडल और एक महुआ। महुआ को महुआ ही लिखना, ये 5 लिख लो इंपॉर्टेंट। आम, चंदन और महुआ। चंदन माने कौन सा? पुष्पराज झुकेगा नहीं। चंदन का ही उसमें ट्रेड करते हैं ना वो लोग। अब लिखो इसके फीचर। तो ये थोड़े उससे कम घने होते हैं, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, इनकी लंबाई भी कम होती है और इनमें जमीन तक भी सूर्य प्रकाश पहुंच जाता है। इसमें जो लिखना है वो ये लिखना है, लकड़ी होती है मुलायम। सॉफ्ट और दूसरी टिकाऊ। टिकाऊ यानी ड्यूरेबल, ज्यादा समय तक चलने वाली। लकड़ियों में सबसे बेस्ट फर्नीचर के लिए क्या है? सागौन ही है। तो इसलिए वो सारी कैरेक्टरिस्टिक है इसमें, लकड़ी मुलायम और टिकाऊ। और लिख लेना व्यावसायिक उपयोगिता सर्वाधिक। साल, SAL, साल का वृक्ष होता है ना। क्या नाम है सागौन और साल के वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम? इंपॉर्टेंट है। साल का है टेक्टोना ग्रांडिस और साल का आम का बता दो। आम तो अपना वो है ना, क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। साल का सोरिया रोबस्टा। यहां तक लिख लिया। अगर वो लिखना हो तो लिख लेना, अधिक लंबे नहीं होते और सघन भी नहीं होते, टॉल और डेंस नहीं होते। वो कौन से होते थे? सदाबहार। अब बताओ किस फॉरेस्ट की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होगी, इनकी या इनकी? इनके पहले पड़ा उनकी या इनकी? क्यों? तो सनलाइट का ह्यूमस में क्या योगदान? ज्यादा पत्ती तो सदाबहार पे है ना। मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कब बढ़ेगी? जब उसमें ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ मिलेगा। और कार्बनिक पदार्थ मिलने के दो ही तरीके, या तो पेड़ के अवशेष उसमें मिल जाए या जीवों के अवशेष मिल जाए। तो अब इस अर्थ में बताओ कि ह्यूमस कहाँ की ज्यादा होगी, कहाँ की मिट्टी में ज्यादा पत्तियां मिल रही हैं? सदाबहार पे है ना ज्यादा पत्तियां। तो लेकिन पत्ती मिलने के लिए पत्ती का गिरना जरूरी है। सदाबहार में पत्ती पहली बात तो नीचे नहीं गिर रही, और दूसरा डिकम्पोज होने के लिए सनलाइट जरूरी है। अगर उस पर सनलाइट पड़ेगी नहीं तो डिकम्पोज नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होगा तो ह्यूमस नहीं बनेगी। तो वहां पे दो चीजें नहीं हो रही सदाबहार में। एक तो पत्ती गिर नहीं रही, क्योंकि पत्ती जब ही गिरती है जब पेड़ में पानी की कमी हो जाती है। अभी बताएंगे पत्ती क्यों गिरती है। और दूसरा, अगर मान लो गलती से पत्तियां गिर भी गई तो वो डिकम्पोज नहीं हो पा रही, तो ह्यूमस कैसे बनेगी? और ये दोनों चीजें यहाँ पर होती है। इनका नाम ही मानसूनी या पतझड़ इसलिए है क्योंकि ये एक सीजन में अपने पत्ते क्या कर देते हैं, झड़ा देते हैं या फिर गिरा देते हैं। तो पत्तियां गिर गई और दूसरा सनलाइट जमीन तक आ रही है तो वो डिकम्पोज भी हो गई। तो ह्यूमस जो ज्यादा है वो किस वन की होगी? मानसूनी वन की। अब पतझड़ का क्या मतलब है? एक सीजन में अपने पत्ते झड़ा देना। पहले लिख लो फिर समझाते हैं। एक मौसम में पत्तियां गिरा देते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं। शेड्स द लीव इन अ सीजन। शेड, SHED, शेड।
ये है पत्ती, इस पत्ती पे होते हैं छोटे छोटे छेद जिन्हें बोलते हैं स्टोमेटा। इनसे होता है रेस्पिरेशन, एयर निकलती है और इन्हीं से एयर आती है, और उसी के साथ क्या होता है, वाटर भी जाता है और आता है। तो जब इनके पास पानी की कमी हो जाएगी और जितना पानी स्टोर है अगर वो सारा बाहर वेपराइज हो गया तो पेड़ तो मर जाएगा ना। तो ये क्या करते हैं, जहां से पानी निकलना उस चीज को ही गिरा देते हैं। तो वो चीज कौन सी है, पत्ती। तो अब पानी निकल पाएगा क्या, नहीं। तो ये गर्मियों के सीजन में अपनी पत्ती गिरा देते हैं क्योंकि गर्मियों में ही पानी की कमी होती है। तो ये एक सीजन में अपनी पत्ती गिरा देते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, पतझड़। और पत्ती गिरा देने का काम क्या, कारण क्या है, वेपराइजेशन प्रोसेस को स्लो कर देना या रोक देना, जिससे उनके पास जितना पानी है वो सब वेपराइज ना हो जाए और क्रियाओं के लिए भी बचा रहे। तो जैसे जैसे हम देखेंगे पानी कम होता जाएगा, पत्तियां होती जाएंगी, फिर कुछ वनस्पति ऐसी आएंगी कि उन्हें साल भर ही पानी नहीं मिल रहा है ना, तो वो अपने ऊपर पत्ती नहीं उगाते। फिर उन्होंने पत्ती वाला सिस्टम क्या कर दिया, खत्म। उन्होंने अपनी पत्तियों को किस में चेंज कर लिया, कांटों में। इतना डेंस कर लिया है कि ये पत्तियों को कि वो कांटों का रूप ले लिया और उसमें से स्टोमेटा क्या होगा, खत्म। तो अब पानी क्या होगा, वेपराइज ही नहीं होगा। ठीक, तो ये कारण लिख लो अपने शब्दों में। एक मौसम पत्ती गिरा देते हो, गिरा देने का कारण क्या है, जल उत्सर्जन को कम कर देना है, स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन। तो अब समझ गए, पत्ती गिर गई, सनलाइट पड़ गई, डिकम्पोज हो गए, तो उसकी मिट्टी कैसी हो गई, ज्यादा ह्यूमस वाली, ज्यादा उर्वरक यानी फर्टिलाइज हो गई। ये है कॉन्सेप्ट इस फॉरेस्ट की मिट्टी ज्यादा उर्वरक होने का। और इन छोटे छोटे छिद्र को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। साइंस का विषय है वैसे ही है। दो टिश्यू होते हैं ना इनमें, जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम जल ले जाता है, फ्लोएम फूड को ले जाता है ना। जाइलम नीचे से ऊपर जल ले जाता है और फ्लोएम जो पत्तियों में खाना बना है उनको अदर पार्ट में पहुंचाता है। तो जा से जल और फा से फूड। आगे बढ़ाओ, अब इनके दो टाइप होते हैं। कौन से दो टाइप होते हैं, अच्छा अभी पहले ये देख लो, ये जो है ये कौन से बन दिख रहा है, नीचे वाले सागौन के है ना, और ऊपर वाले ये चंदन है ना। इन मूवियों का यही गलत इम्पैक्ट है। एनिमल मूवी पसंद तो आ रही है, वहां तक तो अच्छी बात है, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो तो वहां दिक्कत है। और हमारा भारतीय समाज इतना नहीं पढ़ा लिखा कि वो मूवी को और रियल लाइफ को अलग कर सके। सबको एनिमल मूवी देख के ऐसा ही लग रहा था ना, बाहर जाके एक मशीन गन हमें भी मिले। तो इसलिए ऐसी मूवी को ज़्यादा क्रिटिक किया जाता है, क्योंकि ये जो हुई है ना, इसमें जो चंदनों की चोरी की, वो इस मूवी से प्रेरित होकर की थी। क्योंकि मूवियों में तरीके भी सिखा देते हैं कि ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो। अब मूवी 2.5 घंटे में खत्म हो जाती है, लेकिन 2.5 घंटे में जिंदगी नहीं खत्म होती ना। और एनिमल मूवी में तो 200 लोग मर गए, पुलिस कहीं नहीं आई। लेकिन यहाँ तो तुम किसी को हल्की सी भी चोट पहुंचाओगे तो पहले द्वारे पे क्या आ जाएगी, पुलिस। तो मूवी बस 2 घंटे के बाद भूल जाना है क्या थी, है ना। और ऐसे कबीर सिंह में होता है। ठीक है, आगे बढ़ा। हाँ, तो अब लिखना है, ये जो अपन ने प्रीवियस पढ़ा उसके 2 टाइप होते हैं। कौन से 2 टाइप हैं वो लिख लो। आर्द्र पर्णपाती यानी मॉइस्ट डेसिडियस, और दूसरा है शुष्क पर्णपाती यानी ड्राई डेसिडियस। सिंपल सा मतलब है, शुष्क मतलब सूखा, कम पानी, और आर्द्र मतलब ज्यादा नमी। तो सिंपल सा डिफरेंस है, जिन पतझड़ मानसूनी वनों में कितनी बरसात होती है, 100 से लेकर 200 तक, वो तो सारे कौन से होते हैं, आर्द्र। लेकिन जिनमें होती है सिर्फ 70 से लेकर 100 तक, वो क्या होते हैं, शुष्क। ये सब डिफरेंस है किस बेसिस पे, बरसात के बेसिस पे। बरसात अगर 100 से 200 तो वो हो जाएंगे मॉइस्ट डेसिडियस, और 70 से 100 होगी तो ड्राई डेसिडियस। यहां तक बात क्लियर है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि साल और सागौन किस में आते हैं। इसमें
या इसमें, तो साल और सागौन आते हैं शुष्क में। साल और जो सागौन एग्जाम्पल है वो किसका है, और भारत में जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं शुष्क डेसिडियस, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर। वो कितने क्षेत्रफल पर? लगभग 43% एरिया पर। भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन से वन है? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। बात क्लियर है? और यहां से हमें दिख भी रहा है मैप से, अगर पूछा जाए भारत में सबसे ज्यादा वन कौन से हैं, तो पतझड़ वन है। क्यों? क्योंकि भारत के हर क्षेत्र में एक बार गर्मी आती है, अधिकतर क्षेत्र में बोल सकते हैं, हर में नहीं तो, और वो गर्मियों में उस जगह क्या हो जाएगा? पानी कम, और पानी कम तो पत्तियां क्या करना पड़ेंगी? गिराना पड़ेंगी। तो इसलिए भारत के अधिकतर क्षेत्र पे कौन से वन है? पतझड़, पत्तियों का झड़ना। फिर नेक्स्ट डालना उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये लिखना कहां पाए जाते हैं? जहां 50 से 100 के बीच में बारिश होती है। पचास से 100 सेंटीमीटर के मध्य क्या होती है? बरसात होती है। देख रहा है धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? बरसात कम होती जा रही है। तो जो ट्रीज हैं या फिर फॉरेस्ट है वो कैसे होते जाएंगे? विरल। विरल माने दूर दूर होते जाएंगे, सघन माने पास पास। अब देखो ये कहां पाई जाएंगे? इतनी बारिश कहां होती है? इस रीजन में होती है, यूपी मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। लेकिन चूंकि हुआ क्या है, ये थे घास के मैदान, और घास की हाइट होती है कम, तो इंसानों ने जो अपना एक्सटेंशन किया है अपने रहने के लिए और खेती के लिए, जो एरिया बनाया है वो किन्हें काट के बनाया है? इन्हीं घास के मैदान को। तो अब घास के मैदान भारत में लगभग जगह समाप्त हो चुके हैं, और उसका कारण क्या है? कृषि विस्तार या फिर मानवीय हस्तक्षेप। तो इसके विस्तार में एक तो लिख लेना मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार। लेकिन इसमें बट करके क्या लगा लेना? ये मध्य प्रदेश के अधिकतर जगह क्या हो चुके हैं? समाप्त। भारत में अधिकतर जगह समाप्त हो चुके हैं, यानी खत्म हो चुके हैं। अब ये भारत में कहीं पर भी नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि इन्हें काटकर इंसानों ने क्या किया? एक तो एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर का विस्तार कर दिया, और दूसरा अपने रहने लिए घर बना लिए। तो अब ये भारत में नहीं मिलते। क्या हुआ? कुछ पूछ रहे? ठीक है। विशेषता में लिखना समाप्त, और समाप्त का कारण लिख लेना क्या? कृषि विस्तार। ठीक। अब जहां जहां पर भी तुम लोगों को लगता है खेती हो रही है ज्यादा, वहां पे पहले क्या हुआ करते थे? घास के मैदान। उसी को काट के हमने क्या बना लिए? खेत। क्योंकि पेड़ काटना कठिन टास्क भी है, और दूसरा पेड़ काटने की परमिशन भी नहीं है ना। पेड़ काटना जंगलों का क्या है? अपराधी है। तो इसलिए अब हमने किन्हें काट के अपने लिए व्यवस्था बनाई है? घास के मैदान को। तो ये अब भारत में नहीं मिलते ग्रासलैंड। फिर लिखना है कांटेदार वन। ये जो हिस्सा है ये कांटेदार वन का है। थ्रॉन फॉरेस्ट या फिर एरिथ्रोनी फॉरेस्ट। अब कांटा क्या है? पत्ती का ही परिवर्तित रूप है। पत्ती ही किस में बदल गई है? कांटों में। तो इसका मतलब वो पानी की मात्रा क्या हो गई? और कम हो गई। तो लिखना यहाँ पानी कितना होता है? 50 सेंटीमीटर से भी कम, लेस देन 50 सेंटीमीटर। अब कम बरसात कहाँ होगी? एक तो राजस्थान में, इस तरफ, इधर देखो पहले सब,
कम बरसात कहाँ होगी? एक तो यहाँ राजस्थान में और दूसरा ये रीजन, इन दोनों रीजन में ही कम बरसात क्यों हो रही है? देखो मानसून विंड ऐसी आ रही है, लेकिन मानसून विंड जब तक बरसात नहीं करा सकती जब तक उन्हें कोई रोकेगा नहीं, उनको अवरोध नहीं बनाएगा। अवरोध जब आ जाता है तो मानसून विंड ऊपर उठती है, ऊपर उठने से ठंडी होती है, और जब इतनी ठंडी हो जाती है तो फिर क्या कराती हैं? बरसात कराती हैं। तो इस रास्ते में जब आए यहाँ तो पश्चिमी घाट पड़ गया, लेकिन जब इस रास्ते में आते हैं तो ऐसी निकल जाती है। क्यों? क्योंकि अरावली कैसे में, ऐसे में ही है, तो उन्हें टकराने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है, तो यहाँ पे वो बरसात ना करा के डायरेक्ट जाके कहाँ टकराती हैं? हिमालय से। तो इस रीजन का तो कारण क्या है? जो अरावली है वो पैरेलल है किसके? मानसून विंड के, तो वो मानसून विंड को रोक ही नहीं पा रहा। और इस रीजन का कारण क्या है? इधर वाली मानसूनी विंड उस तरफ नहीं आ पा रही, पूरी वेस्टर्न घाट के वेस्ट तरफ बरसात हो गई, और जो लौट के आ रही है वो कहाँ से निकल जा रही है? तमिलनाडु से। तो यहाँ दोनों मानसूनी विंड नहीं आ पा रही, एक जाने वाली भी और एक लौटने वाले भी। तो ये दो रीजन लिख लेना कौन कौन से? राजस्थान, और दूसरा इसमें क्या क्या आएगा? तेलंगाना, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, और नीचे आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा। ये 4 स्टेट लिख लेना, बाकी मैप से क्लियर रखना अपने आप को। कांटेदार वन, यहां तक बात क्लियर है। अब देखते हैं इसमें ट्रीज, तो कौन कौन से ट्रीज तुम्हें लगते हैं जिनमें कांटे हैं? कौन सा? पहला तो बेर, बेर के कुछ झाड़ियों में रहता है ना, तो लिखना बेर। बेर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं? बेरी कहते हैं। बताओ कौन सी बेरी? गूस बेरी कहते हैं शायद। ठीक है, बेरी लिख लो। फिर लिखना बेर के बाद बबूल लिख लेना, अकेशिया, बमूदा नहीं लिखना। एक लिख लेना रीठा, सुना है रीठा? कहाँ सुना है? रीठा सिखाखाई, लड़कियों ने सुना होगा। रीठा, बबूल, बेर, और किसमें अभी क्या बताया तुमने? कैक्टस। कैक्टस देखा है ना? एक लिख लेना नागफनी भी। नागफनी देखा है कि मोटी सी पत्ती होती है और उस पर छोटे छोटे कांटे निकले रहते हैं, वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, नहीं देखा है। बेर, बबूल, रीठा, कैक्टस और नागफनी। विशेषता में लिखना, ठीक, यहां से स्टार्ट करते हैं अपन। वृक्ष कौन कौन से? बेर, बबूल, रीठा, कैक्टस और नागफनी। विशेषता में क्या लिखोगे? पत्तियां किस में परिवर्तित हो गई? कांटों में। तो लिख लेना पत्तियां कांटों में बदल गई। और बदल जाने का कारण? क्योंकि पानी की यहाँ क्या है? कमी है। जितनी कम पत्तियां उतना पानी कम वेपराइज होगा, सिंपल सा है। पत्तियां कांटों में बदल गई हैं। ट्रांसफॉर्म इनटू द थ्रोन्स, लीव्स ट्रांसफॉर्म इनटू द थ्रोन्स। ठीक, हर नदी के डेल्टा रीजन में पाए जाते हैं, लेकिन मेजर रीजन कौन सा उनका? ये वाला, इसलिए सिर्फ एक ही जगह लिखेंगे। तो क्या लिखना है विस्तार में? नदियों के डेल्टा प्रदेश में नदियों के डेल्टा क्षेत्र में और स्पेशली कहाँ? वेस्ट बंगाल में। स्पेशली लिखना वेस्ट बंगाल में। मानसूनी वन,
फिर लिखना वृक्ष। कौन से टाइप के वृक्ष होते हैं यहाँ? मैंग्रोव। और भारत में जो मैंग्रोव ट्री है उसका क्या नाम है? सुंदरी वृक्ष, सुंदरी ट्री। क्या हुआ? डिस्कशन कुछ इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव वृक्ष का टाइप है और भारत में जो मैंग्रोव है उसका क्या नाम है? सुंदरी वृक्ष। इसलिए इस रीजन का नाम जो डेल्टा है यहाँ पर उसका क्या नाम है? सुंदर डेल्टा, क्योंकि वहां पे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। क्या विशेषता इनकी? ये सुंदर ट्री है। क्या विशेषता इनकी? क्या विशेषता है? नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, एक तो लिख लो जड़ें मजबूत, स्ट्रॉन्ग रूट्स। स्ट्रॉन्ग रूट। दूसरा लिखना लकड़ी कठोर। कठोर, हार्ड। और ये किस काम आती है? तटीय प्रदेशों में लकड़ी से क्या बनाया जा सकता है? नाव। स्पेशली ये नाव बनाने के काम आती है। नाव बनाने में उपयोगी। ये है डेल्टाई फॉरेस्ट। इनका एक और महत्व बताया था हमने मैंग्रोव का। ये क्या करती हैं? जो समुद्र की लहरें आती हैं उनके इम्पैक्ट को कम करती हैं, माने उनको मद्दा कर देती है, जिससे वो किनारों पे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते। अभी आगे एक वीडियो उसमें दिखाएंगे कैसे करती हैं। यहाँ तक लिख लिया? प्ले करना। ये पानी है, ये मैंग्रोव ट्री है। प्ले करना, सिर्फ आगे बढ़ा दो। देखो ये लहर आ रही है और ये मैंग्रोव ट्री है। तो ये इतने लेंथ में और इतने मजबूती से होते हैं, ये धीरे 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 कम कर देते हैं पानी की लहर को, और तट तक पहुँचते पहुँचते वो लहर बिल्कुल क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। जिससे अगर लेकिन ये लहर तटों पे आ जाए तो ये तो बहुत नुकसान कर देगी। तो ये किनारों पर जहाँ जहाँ पाए जाते हैं वहाँ वहाँ समुद्री तरंगों का प्रभाव कम होता है। जब 2004 में सुनामी आई थी तब से ये ट्रीज ज़्यादा फेमस हुए, क्योंकि ऐसा पाया गया जहाँ पर ये ट्री थे वहाँ कम नुकसान हुआ था, और जहाँ ये नहीं थे वहाँ पानी ज़्यादा अंदर तक और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी तीव्रता से गया था, तो वहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ था। देख रहा हो वहाँ से कितनी तीव्र लहर आ रही है, लेकिन इतने से मैंग्रोव एरिया ने उन लहर को क्या कर दिया? बिल्कुल जीरो कर दिया। ये देखो यहाँ तक कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये तो एक डमी मॉडल है, लेकिन रियल में भी ऐसा ही होता है। नेक्स्ट लिखना है पर्वतीय फॉरेस्ट। पर्वतीय फॉरेस्ट कहाँ होंगे? पर्वतीय इलाके में। एक पीछे करो। तो ये लिख लेना हिमालय क्षेत्र में है, जो ऊपर से वहां तक फैला हुआ है हिमालय रीजन। कहां से कहां तक? जम्मू कश्मीर से लेके पूरा अरुणाचल तक। जम्मू कश्मीर से अरुणाचल तक। इनका जो एक्सटेंशन है वो कहां से कहां तक है? जम्मू कश्मीर तक। ठीक, यहां तक लिख लिया। अब इनमें क्या है? पर्वतों में हाइट के हिसाब से अलग अलग वनस्पति मिलती है। नीचे कुछ और वनस्पति मिलती है, थोड़ी हाइट पे जाओगे तो कुछ और, फिर कुछ और। तो अपन को यहाँ जो वृक्ष लिखना है वो हाइट के हिसाब से लिखना है। इतनी बात क्लियर है? ये बना लिया अपन ने एक माउंटेन। इसमें लिखना है 1500 मीटर की हाइट तक। पंद्रह 1500 मीटर की हाइट तक कौन से वन मिलते हैं? तो यहां तो सदाबहार वन ही मिलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट।
1500 मीटर की हाइट तक कोई नया वन नहीं मिलता, वही वन मिलते हैं जो एवरग्रीन में अपन ने पड़े हुए हैं। फिर इसके ऊपर लिखना 1500 से 2500 तक। अच्छा, और ये बताओ जैसे जैसे माउंटेन पे ऊपर जाओगे ठंड बढ़ती जाएगी या कम होगी? बढ़ती जाएगी, है ना। तो इसका मतलब वनस्पति क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और ऐसी वनस्पति जो दूर दूर होगी, जहाँ ज्यादा पानी वहाँ सघन डेंस, और जैसे जैसे दूर जाओगे वो कम होती जाएगी। अब लिखना 1500 से 2500 के बीच में यहां मिलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट लिख लेना, शीतोष्ण कटिबंधीय फॉरेस्ट, टेम्परेट, TEMPERAT, टेम्परेट फॉरेस्ट, कटिबंधीय वन। इसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं? तो इसमें लिखना, इसमें जो वृक्ष कौन कौन से आते हैं इस वन में, तो लिखना ओक, मैपल, मैपल ट्री देखा है क्या? MAPPLE, मैपल और देवदार, ये 3 ट्री किसका टाइप है? शीतोष्ण। मैपल देखा सबने, रिकॉग्नाइज किसी ने नहीं किया, असली का नहीं देखा होगा, लेकिन न्यू मार्केट तो सब गए ना, वो क्रिसमस ट्री। तो जो आर्टिफिशियल आते हैं उसमें एक आर्टिफिशियल ऑरेंज कलर का आता है ना, ऑरेंज कलर, वही ऑरेंज कलर का जो ट्री होता है वो मैपल ट्री होता है। तो अपने आर्टिफिशियल मिलता है, लेकिन वो ओरिजिनल कहाँ पाया जाता है? ज्यादातर जापान में। अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे कौन सा है। फिर लिखना है 2500 से 4500 की हाइट पे क्या पाया जाता है? ठीक, हाइट वाइज फॉरेस्ट बदलते जा रहे हैं। सबसे पहले सदाबहार, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट, और अब 2500 से 4500 के ऊपर क्या पाया जाता है? तो लिखना कोणधारी वन, कॉनिफेरस, कोणधारी वन, कॉनिफेरस, CONIFEROUS, ठीक, कॉनिफेरस, ठीक है। इसमें लिखना कौन कौन से आते हैं? ब्लू पाइन, फर और स्प्रूस। हाँ, इस टाइप के वन जितने भी होते हैं, अपन सिर्फ एक जानते हैं, वो कौन सा है? क्रिसमस ट्री। लेकिन इस टाइप के बहुत सारे होते हैं, तुम लोगों ने देखा होगा, उनका शेप ऐसा होता है। शेप से कोणधारी वन माने इनका शेप ऐसा क्यों है? ऐसा होने का कोई तो कारण होगा। इनके होने का कारण ये है कि इन पे बर्फ ना जमे। जैसे इन पे बर्फ, क्योंकि अब ऊपर जैसे जाओगे बर्फ गिरने लगेगी या जमने लगेगी, तो इन पे जैसे ही बर्फ गिरेगी क्या हो जाएगी? फिसल जाएगी। अगर इनका शेप ऐसा होता तो फिर यहाँ पे क्या होता? बर्फ जमने लगती, और बर्फ जमती, उससे फिर क्या हो जाता? एयर एक्सचेंज बंद हो जाता, CO2 लेना और O2 छोड़ना खत्म, और वो खत्म तो फिर पेड़ खत्म। इसलिए भगवान ने क्या आकार दिया? कोणधारी, कॉनिफेरस, कौन बना हुआ जिससे उस पर कोई भी चीज रुक ना पाए। फिर इसके ऊपर लिखना है, इसके ऊपर पाई जाती है बहुत विरल वनस्पति, उसका नाम है टुंड्रा। इसके ऊपर 4500 के ऊपर टुंड्रा वन। ये 4 टाइप की वनस्पति पाई जाती, कहां पर? पहाड़ों पर। 1500 तक एवरग्रीन फॉरेस्ट, फिर 1500 और 2500 के बीच में टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर कॉनिफेरस और देन टुंड्रा।